Hello student, how are you? Hope you all are good, well, happy and healthy. आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। सबसे पहले हम आज जानते हैं व्याकरण के बारे में। जब भी हम कोई भाषा पढ़ते हैं, सीखते हैं या बोलते हैं तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, उसका निर्माण कैसे हुआ और उसके शुद्ध और अशुद्ध रूप को बोलने लिखने का जो हमें ज्ञान होता है, जिस शास्त्र से होता है, हम उसको व्याकरण कहते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हम साधारण शब्दों में इसको लिखते हैं, आपको बहुत सरल शब्दों में। यानी कि व्याकरण वह साधन है, या हम कहें कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, सिंपल से शब्दों में। ठीक है। और उस भाषा का निर्माण कैसे होता है और कैसे कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कहाँ से और किन किन भाषाओं से उस भाषा का निर्माण हुआ, किन किन कैसे कैसे उसकी शब्द रचना होती है, इन सभी चीजों को हम सीखते हैं व्याकरण में। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं व्याकरण और व्याकरण की परिभाषा। वहां देखिए, व्याकरण आपको ज्यादा कठिन नहीं करना, बिल्कुल सीमित शब्दों में और सरल भाषा में मैं आपको समझाता हूं। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ठीक है। व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें किसी भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। ठीक है। बाकी ये आपकी सिंपल सी परिभाषा है कि वह साधन है जो भाषा के शुद्ध और अशुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। उसके माध्यम से हम भाषा का निर्माण और उसके निर्माण की प्रक्रिया, उसके शुद्ध रूप, इन सभी चीजों के बारे में हम भाषा के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं, वह है व्याकरण। अब आता है भाषा। जब भी हम अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करना चाहते हैं या फिर दूसरों के भावों और विचारों को समझना चाहते हैं, तो उसके लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। वह माध्यम है भाषा। तो हम साधारण से शब्दों में हम यह कहेंगे, यदि हम उसकी परिभाषा लिखें, तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। ठीक है, वो भाषा है। तो हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखेंगे हम? भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से
से मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के मन के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। अब आप देखिए, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने मन के भावों और विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के मन के भावों और विचारों को ग्रहण करता है। अब देखिए, इसमें भी भाषा के रूप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले होती है मौखिक भाषा। पहले मौखिक भाषा का विकास हुआ, फिर उसके बाद जब मनुष्य को लगा कि ये जो मौखिक भाषा है यह जो है ज्यादा समय तक नहीं रहती, जैसे आपके मुंह से बोला वो फिर निकल गई, किसने क्या बोला कुछ नहीं पता, उसको फिर लिखित रूप दिया। फिर उसके बाद आती है लिखित भाषा। भाषा के वैसे तो 3 रूप हैं। लिखित भाषा, पहले मौखिक भाषा, लिखित भाषा, उसके बाद सांकेतिक भाषा। क्योंकि सांकेतिक भाषा का इतना विस्तार नहीं है तो हम भाषा के, क्योंकि जो सांकेतिक भाषा है उसका दायरा सीमित है, ठीक है, उसमें हम जो है कुछ सीमित मात्रा में ही बातें कर सकते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि भाषा के मुख्यतः 2 रूप हैं, ठीक है। अब देखते हैं, पहले आती है मौखिक भाषा, उसके बाद आती है लिखित भाषा। अब हम सबसे पहले देखते हैं मौखिक भाषा। भाषा के कितने रूप हैं? ये आपकी भाषा हो गई, इसके 2 रूप हो गए। पहले आ गया आपका मौखिक, दूसरी आ गई लिखित। एक भाषा और होती है वो सांकेतिक भाषा है, लेकिन उसका हम अध्ययन बड़ी कक्षा में करते हैं, अभी आपकी क्लास में उसको नहीं दिया गया है, ठीक है। उसको सांकेतिक भाषा कहते हैं, उसका विस्तार इतना ज्यादा नहीं है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले मौखिक भाषा। पहले आती है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा जैसा कि आपको इस शब्द से ही समझ में आ रहा है, मौखिक, मौखिक मतलब मुंह से बोलना। मौखिक भाषा वह भाषा होता है जब हम अपने मन के भावों और विचारों को सुनकर और बोलकर प्रकट करते हैं, ठीक है, बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर ग्रहण करते हैं, तो उसको मौखिक भाषा कहा जाता है। इसको हम साधारण शब्दों में लिखेंगे। मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है, ठीक है। देखिए, मौखिक भाषा भाषा का वह रूप है
जिसके माध्यम से हम बोलकर अपने भाव और विचारों को प्रकट करते हैं। बोलकर अपने भावों और विचारों को प्रकट करते हैं और सुनकर दूसरों के भावों और विचारों को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते, सिंपल सा है, ठीक है। जैसे उदाहरण के तौर पर मौखिक भाषा, ठीक है। कहानी सुनाना, रेडियो सुनना, ठीक है। जो हम मुंह से बोलते हैं, अपनी बात को बताना, रेडियो को सुनना और जो है टेलीफोन में बात करना। और ये जो है क्या है, मौखिक भाषा के रूप हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं लिखित भाषा। इसका आते हैं हम लिखित भाषा। लिखित भाषा में भाषा का वह रूप होता है जिसमें हम अपने मन के भाव और विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं और दूसरे के मन के भाव और विचारों को पढ़ करके समझते हैं, ठीक है। सिंपल सा है। जब हम मान लिया जाए किसी ने हमको पत्र लिखा, अपने मन के विचार और भाव उस पत्र में लिखे और हमने उनके लिखे हुए पत्र को पढ़ा और उनके विचारों को समझा। उसने लिख करके समझाया और हमने उसको पढ़ करके समझा। तो इसको हम साधारण से शब्दों में वैसे ही लिखते हैं, लिखित भाषा। यह भाषा का वह रूप है, यह भाषा का वह रूप है जिसके माध्यम से हम अपने मन के भावों को लिखकर प्रकट करते हैं और
दूसरों के भावों को पढ़कर समझते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण देखिए आप, क्या हो सकता है उदाहरण बताइए। उदाहरण जैसे हम अपनी बात लिख करके प्रकट कर रहे हैं, हम जो है पत्र के माध्यम से लिख करके बता सकते हैं। और पत्र लिखना, ठीक है, किताब लिखना, और दूसरों के जो मन के भाव और विचारों को है उनको कैसे समझते हैं, पढ़ करके। जैसे समाचार पत्र पढ़ना, और कौन से मैसेज पढ़ना, जो संदेश आते हैं आपके फोन में, वो भी तो लिखित भाषा का माध्यम है। संदेश पढ़ना, ठीक है। और कौन से, किताब पढ़ना, ठीक है। यदि आप उत्तर पुस्तिका में लिखा हुआ जो आप पढ़ते हैं वो सब आपकी लिखित भाषा में आते हैं, किताब पढ़ना। बच्चों ये उसके उदाहरण हैं। ये तो हो गया भाषा। और अब हम आते हैं बोली। बोली एक भाषा का क्षेत्रीय रूप होता है। मान लिया जाए हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा का जो क्षेत्र है बहुत विस्तृत है। जैसे उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, ठीक है, और राजस्थान, यहाँ पर जो है हिंदी बोली जाते हैं। अब जो है हिंदी की कुछ बोलियां भी हैं। जो बोली वो होती है जिसका एक सीमित क्षेत्र होता है, उसका जो साहित्य होता है इतना अधिक नहीं होता है, और जो है और उसकी कोई अपनी कोई लिपि भी नहीं होती है। मान लिया जाए उदाहरण के तौर पर हरियाणवी बोली है, उसमें हिंदी के शब्द होते हैं लेकिन जो है उसमें कुछ अलग अलग जो है शब्द भी होते हैं, ठीक है, तो उसको बोली कहते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं बोली। बच्चों अब देखते हैं बोली। बोली जो भाषा होती है, भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। इसका क्षेत्र इतना विस्तृत नहीं होता है। हालांकि जैसे आप देखते हैं कि जो ब्रज है, ब्रज भी उसको बोली है, और जो अवधि है वो भी बोली की श्रेणी में आती है। लेकिन उसमें बहुत ज्यादा साहित्य लिखा गया है, लेकिन फिर भी उसको बोली की श्रेणी में रखा गया है। लेकिन बोली का जो क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और उसकी अपनी कोई लिपि नहीं होती है। तो हम कहेंगे साधारण से शब्दों में भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, ठीक है। भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। बोली कहलाता है। और यह है थोड़े से क्षेत्र में और बोली जो है बदलते रहती है। जैसे आप देखते हैं कि यदि आप चंपावत जिले में रहते हैं तो वहाँ की बोली अलग होती है। यदि आप पिथौरागढ़ में चले जाएं तो कुछ कुछ जो है वहाँ की जो बोली में होता है वो अंतर आ जाता है। और फिर उसके बाद यदि आप बागेश्वर में जाते हैं तो वहाँ कुछ अंतर आ जाता है, लेकिन वो जो है बहुत सीमित क्षेत्र में बोली जाती है।
और उसका क्षेत्र सीमित होता है। ठीक है, ये होती है बोली। ये था आज का पाठ, व्याकरण, भाषा, बोली और लिपि। इससे संबंधित जो PDF है मैं आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दूंगा। उसको सुंदर से राइटिंग में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।